India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कव्या गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, कोर्ट की कार्यवाही से और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं नजर हेडलाइंस पर। भीमा कोरेगांव केस में आरोपी सुधा भारद्वाज को मिली बड़ी राहत, जमानत को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट को विशेष न्यायालय अधिसूचित नहीं किया गया। 1984 दिल्ली सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार पर हत्या दंगा करने के आरोप होंगे तय। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया मामला मॉब को नेतृत्व देकर पिता पुत्र को मारने का है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासन को जमकर लगाई फटकार, कहा प्रशासन को लकवा मार गया है, निगरानी के लिए एमिक्स क्यूरी किया गया नियुक्त। दिल्ली दंगा मामले में पहले दोष सिद्ध कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगाई को दोषी करार दिया, लूटपाट आगजनी का है दोष। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत में बात सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भीमा कोरेगांव केस में आरोपी सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई डिफॉल्ट जमानत को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि कोर्ट को एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत एक विशेष न्यायालय अधिसूचित नहीं किया गया था। अगर कोई विशेष अदालत है तो वो एकमात्र अदालत होगी जो इस पर सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत बरकरार रखी है। इसके साथ 8 दिसंबर को सुधा का जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और बॉम्बे हाई कोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के पास एनआईए मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था। पुणे कोर्ट को यूएपीए के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि वो एनआईए विशेष अदालत नहीं थी, क्योंकि कोर्ट को एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत एक विशेष न्यायालय अधिसूचित नहीं किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी, जो एनआईए की ओर से पेश हुए, ने 2 मुख्य बिंदुओं को उठाकर तर्क किया। यूएपीए की धारा 43D केवल धारा 167 सीआरपीसी के प्रावधान को संशोधित करती है। यूएपीए की धारा 2 के तहत कोर्ट की परिभाषा जब तक की संदर्भ की आवश्यकता न हो से शुरू होती है, जिसे उच्च न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा है। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि यहाँ संदर्भ जांच है जो ट्रायल से अलग है। हिरासत के लिए क्षेत्राधिकार अप्रासंगिक है क्योंकि आरोपी को न्यायालय में लाया जाना है। न्यायमूर्ति ललित ने बताया कि धारा 167(2) के प्रावधान में मजिस्ट्रेट के बजाय कोर्ट शब्द का उपयोग किया गया है, जब ये हिरासत की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने की बात करती है। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा अगर कोई विशेष अदालत है तो वह एकमात्र अदालत होगी जो इस पर सुनवाई कर सकती है। न्यायाधीश ने बताया कि यूएपीए की धारा 2D के अनुसार अदालत का अर्थ है एक आपराधिक अदालत जिसका अधिकार क्षेत्र है और जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा 11 या धारा 21 के तहत गठित एक विशेष न्यायालय शामिल है।
धारा 11 केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विशेष न्यायालय के बारे में बात करती है और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विशेष न्यायालयों के बारे में धारा 22 है। पीठ ने कहा है कि यूएपीए अधिनियम के तहत कोई विशेष न्यायालय नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर एएसजी की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य सरकार एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत विशेष अदालतें तभी बना सकती है जब वे धारा 7 के तहत जांच केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित करे। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट। राजीव गांधी की हत्या में सजायाफ्ता पेरारी विलन की रिहाई के मामले में सुनवाई हुई। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारी वलन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पेरारी वलन को जेल से रिहा करने के तमिलनाडु राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल के फैसले को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में जनवरी के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जेल से रिहाई की मांग करने वाली याचिका को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जनवरी में इस मामले पर सुनवाई करेगा। पेरारी वलन की ओर से गोपाल शंकर नारायण ने सुनवाई नहीं होने पर कहा, मैं पिछले 30 साल से जेल में हूं। गवर्नर के द्वारा रिहाई के दिए गए आदेश को रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जनवरी में मामले की सुनवाई आगे नहीं टाली जाएगी। वहीं इस मामले पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल की तरफ से हलफनामा दाखिल कर बताया जा चुका है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे एजी पेरारी वलन की जेल से रिहाई पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही ले सकते हैं। साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने रिहाई के मामले में राष्ट्रपति को अपना जवाब सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने जवाब में राज्यपाल ने कहा है कि इस पर किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। दरअसल एजी पेरारी वलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार ने उसकी सजा को माफ किए जाने के बाद राज्यपाल ने अभी तक इस पर अपना फैसला नहीं लिया है। ये मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हुई हत्या के मामले में सजा काट रहे एजी पेरारी वलन का है। निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27% आरक्षण के साथ ही आगे न बढ़ने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश लाने के लिए राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर अगले आदेश तक के लिए स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी कोटे के लिए एक कमीशन का गठन किए बिना और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डाटा एकत्र किए बिना ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर महाराष्ट्र सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत राज्य सरकार ने लोकल बॉडी चुनाव में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। इस अध्यादेश को प्रभावी करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन को इसके लिए कमीशन के गठन और राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के डेटा को एकत्र किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है। डेटा एकत्र करने के लिए कमीशन का गठन जरूरी है और इसके बिना कोटा लागू नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन पर अमल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा और कमीशन का गठन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी रिजर्वेशन के संबंधित नोटिफिकेशन के साथ चुनाव कार्यक्रम में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल कैटेगरी और अन्य रिजर्व सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अनिवार्य है। ट्रिपल परीक्षण है पहला, राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना। दूसरा,
आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायवार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना ताकि अधिकता का भ्रम न हो, और तीसरा, किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना। याचिका में महाराष्ट्र के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, जिसने स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी कोटा पेश किया था, और इसके परिणाम स्वरूप राज्य चुनाव आयोग द्वारा उसी को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना अध्यादेश लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता था। ये उस मामले से जुड़ा केस है जहां एक पिता और पुत्र को भीड़ द्वारा मार दिया गया था। इस तरफ 1984 सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा याफ्ता दिल्ली के पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार ने न सिर्फ भीड़ का न केवल एक भागीदार था बल्कि इसका नेतृत्व भी कर रहा था। कोर्ट ने उन पर आरोप तय करने के लिए कहा है। 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान दिल्ली के राजनगर में 2 सिखों की हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत दंगा, हत्या, डकैती आदि के आरोप तय किए हैं। औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए ये मामला 16 दिसंबर को सूचीबद्ध है। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में पालम कॉलोनी के राजनगर पार्ट 1 इलाके में 5 सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट 2 में एक गुरुद्वारा जलाने के मामले में निचली अदालत द्वारा 2013 में कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया गया था। साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देश भर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी थी। 2 नवंबर 1984 को हुई हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने 1991 में प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण इस मामले में 1993 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय सिखों के विरुद्ध दंगे थे जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों पर सुनवाई के दौरान दिल्ली प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। कहा कि प्रशासन को लकवा मार गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने वकील रजत अनेजा को इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा कि शहर में बड़े पैमाने पर मच्छरों का प्रकोप है। यही वजह है कि हर साल मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी बड़े पैमाने पर होती जा रही है। कोर्ट ने कहा कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही ही नहीं है। सभी ने यह मान लिया है कि ये बीमारियां आती हैं और चली जाती हैं, इससे लोग मरते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कोर्ट ने कहा सरकार सिर्फ नीतियां ही केवल लोक लुभावन तरीके से बनाती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रशासन को नहीं चला पा रही है। यहाँ तो चुनाव भी इस पर लड़ा जा रहा है कि क्या मुफ्त है। अगर चुनाव असली मुद्दों पर लड़ा जाए तो हमारा शहर पूरी तरह से बदल जाएगा। इससे पहले न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की वृद्धि को नियंत्रित करने में नगर निगमों की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की थी। इससे पहले न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगमों के अपने कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में विफलता पर नाराजगी भी जारी की है। – 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में पहली सजा दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक व्यक्ति को दंगा और अन्य आरोपों का दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही उसे बर्बरता और लूट का सहारा लेते हुए नहीं देखा गया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दर्शक था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने आगे रेखांकित किया, ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि आरोपी गैरकानूनी सभा से जुड़ा हुआ नहीं था। ये दिखाने के लिए था कि उसने एक सामान्य वस्तु साझा नहीं की थी। दिनेश यादव को धारा 143 जिसमें गैर कानूनी जमावड़ा 147, दंगा 148, 457, 352, 336 के तहत दोषी ठहरा दिया गया। मुकदमे के दौरान 13 गवाहों से पूछताछ करने वाले अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 150 से 200 दंगाइयों की भीड़ शिकायतकर्ता के घर के सामने सुबह जमा हो गई। भीड़ ने उसके घर में घुसकर लूटपाट की और घर के कुछ सामान को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता और उसके बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए बगल के घर की छत पर छलांग लगा दी थी।
शिकायतकर्ता के घर में आगजनी, लूट और डकैती के कृत्यों में शामिल होने के लिए शिकायतकर्ता और पुलिसकर्मियों के बयानों में यादव का नाम सामने आया है। ये रिकॉर्ड में आया है कि उसे 3 जून 2020 को अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। यादव ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने अपने बचाव में किसी भी सबूत का नेतृत्व नहीं करने का भी फैसला किया है। उनके वकील ने तर्क दिया है कि गवाहों के द्वारा उनके मुवक्किल को कोई सक्रिय भूमिका में नहीं दी गई थी। ये दर्शाता है कि वो केवल एक दर्शक थे और कथित गैरकानूनी सभा के उद्देश्य को साझा नहीं करते। कोर्ट के मुताबिक तथ्य ये भी है कि आरोपी भी हिंदू समुदाय से है और लकड़ी की छड़ से लैस भीड़ में मौजूद था, जिसे भीड़ ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। ये दर्शाता है कि उसने गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक निवासी समीर ठक्कर को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकपा नेता नवाब मलिक और जितेंद्र अवध के खिलाफ उनके कथित मानहानि वाले ट्वीट के ठाणे में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत दी। न्यायमूर्ति नितिन सामरे ने कहा कि ठक्कर की हिरासत की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने उसे उसके ट्वीट के लिए चेतावनी दी और भविष्य में इसी तरह के ट्वीट पोस्ट नहीं करने का वचन भी दिया। ठक्कर के वकील हरिकेश मुर्देशी ने एक मौखिक हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने उसे अग्रिम जमानत दी। कोर्ट ने ठक्कर को 25,000 रुपए के निजी बॉन्ड भरने के साथ 1 या 2 जमानतदार पेश करने और जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता दिनेश बने ने ठक्कर के ट्वीट के बाद शिकायत दर्ज की। ट्वीट में कहा गया था कि द्वारका गुजरात ड्रग ढोना में गिरफ्तार व्यक्ति मंत्री का कथित सहयोगी है। सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस मिलने के बाद ठक्कर ने सबसे पहले ठाणे सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया। बाद में राहत से इंकार करने के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ठक्कर ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर एक आवेदन में दावा किया कि जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा है। मतरंगी ने मंगलवार को तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 505 उसके खिलाफ एकमात्र गैर जमानती अपराध उसके खिलाफ लागू नहीं होता। अदालत मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं था। कोर्ट ने कहा कि उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए एक मौखिक हलफनामे के बाद ठक्कर को अग्रिम जमानत दी गई है। ठक्कर के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 23 महीनों में महाविकास अघाड़ी सरकार के तहत उसके खिलाफ कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल उसे 3 मामलों में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे जमानत दे दी गई थी। केरल हाईकोर्ट ने ओलंपियन मयूखा जॉनी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कथित तौर पर बलात्कार के झूठे आरोप लगाने पर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक ओलंपियन है, तो न्यायमूर्ति के हरिपाल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, ये मामले से कैसे संबंधित है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। पुलिस को आरोपों की जांच करने दें। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट पीए आयूब खान ने तर्क दिया कि जॉनसन द्वारा बलात्कार के शिकार एक दोस्त से अपना समर्थन वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसने उसकी नग्न तस्वीरें भी ली और इसका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए भी लिया। उन्होंने कहा कि ये उन्हें बदनाम करने का एकमात्र प्रयास था। तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में एक मुख्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और इसलिए इसे भी वही राहत दे दी जा सकती है। रेप मामले में आरोपी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी। एथलीट ने मामले में जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुर्खियां बटोरी थी। उसने आरोप लगाया था कि उसके दोस्त को धमकाया जा रहा है। आरोपी के पक्ष में अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण जांच ठप पड़ी थी। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.